कानून के लाख पहरे के बाद भी जराइम की दुनिया के कई सातिर अपराधों को अंजाम देने में कामयाब तो हो जाते हैं। हत्या, अपहरण, तस्करी जैसे संगीन गुनाहों को अंजाम दे जाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो सलाखों के पीछे जरूर नजर आते हैं। अपराध जगत में कई ऐसी खौफनाक वारदातें हुई जिन्होंने हर किसी को थर्रा दिया। तो आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस की, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। बात होगी हैवान पति की और प्रेशर कुकर में बंद पत्नी के टुकड़ों की, और छत्तीसगढ़ में हुए सबसे बड़े नक्सली अभियान की। ऐसे ही कुछ संगीन अपराध, सनसनीखेज वारदातें जो सुर्खियों में रहीं। नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे क्राइम सीन। आखिर हैवानियत किस हद तक जा सकती है? सेना के एक रिटायर्ड जवान की वो कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहले हैवान ने अपनी पत्नी की हत्या की और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, उनको फिर प्रेशर कुकर में उबाला गया और फेंक दिया झीलों में, ताकि हैवान की काली करतूत का किसी को पता ना चले। हैदराबाद में हुई हैवानियत की दास्तां देखिए क्राइम सीन में हैवान पति और प्रेशर कुकर में बंद पत्नी के टुकड़ों की कहानी। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मीरपेट से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। एक पूर्व सैनिक अपनी पत्नी के लिए हैवान बन गया और बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। दरअसल गुरुमूर्ति के बच्चे उसकी बहन से मिलने गए थे, जिसके बाद गुरुमूर्ति ने माधवी के घर वालों को फोन किया और बताया कि उसकी बेटी लापता है, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की, लेकिन जब सच सामने आया तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने बताया आरोपित गुरुमूर्ति ने बीते 18 जनवरी को अपने माता पिता के साथ हैदराबाद के मीरपेट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी वेंकट माधवी लापता है। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस को पता चला कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने गुरुमूर्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद सच्चाई सामने आई, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपित ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर कुकर में पकाया और फिर उन्हें तालाब में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस गुरुमूर्ति के बयान के आधार पर सबूत जुटाने में लगी हुई है। शव के टुकड़ों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने जब आरोपी से और पूछताछ की तो पता चला कि सबूत मिटाने के लिए लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे और प्रेशर कुकर में उबालकर झील में फेंका गया था। साथ ही हड्डियों से मांस अलग करने के लिए आरोपी ने उन्हें मूसल से कुचल दिया था। आरोपी ने हत्या के सबूत मिटाने बाथरूम में उसके शव के टुकड़े किए, हड्डियों को मांस से अलग किया, उन्हें मूसल से कुचला और फिर उबाला। उसने मांस और हड्डियों को 3 दिनों तक पकाया, जिसके बाद उसने उन्हें एक थैले में भरकर पास की झील में फेंक दिया। पुलिस को अभी तक इस झील में पीड़िता के शव का पता नहीं चल पाया है, जिसमें गुरुमूर्ति ने शव के अंगों को फेंकने का दावा किया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वह सुराग ढूंढने वाली टीमें और डॉग स्क्वाड की मदद से शव के टुकड़ों की तलाश कर रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है जब किसी की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े किए गए हों। दिल्ली के महरौली इलाके में 18 मई 2022 में श्रद्धा वॉकर मर्डर केस हुआ था। श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब आमीन ने अपनी 26 साल की प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव को आरी से काटा था। नया फ्रिज खरीदा और बॉडी पार्ट्स उसमें रखे। बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती सुलगाता था। आफ्ताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और शव के टुकड़े जंगल में फेंकने जाता था। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाना क्षेत्र में
10 फरवरी 2023 को एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को फ्रिज में छुपा दिया था। वह बॉडी को ठिकाने लगा पाता इससे पहले ही किसी ने पुलिस को खबर कर दी। मृतक निक्की यादव, जो कि 22 साल की थी, हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी। इन घटनाओं से ये तो साफ है कि आज की दुनिया में किसी पर भरोसा करना कितना मुश्किल है, और खासकर तब जब वो आपका कोई अपना हो। इस मामले ने पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी हैरान कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल अभी भी पुलिस मृतक के टुकड़ों की तलाश कर रही है। पुलिस का मानना है कि अभी इस मामले में कई और परतें खुलना बाकी है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। कलयुग में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, पर इस कलयुग में शक्ति रूपी भगवान यानी महिला डॉक्टर के साथ बेरहमी से दुष्कर्म होता है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके विरोध में हंगामा, सियासत, प्रदर्शन भी होते हैं। पर क्या इससे पीड़िता और उसके परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? नहीं, पहले ऐसी मानसिकता को हमें खत्म करना होगा, जिससे ऐसे बहन बेटियों और महिलाओं के प्रति उनका सम्मान बढ़े। ऐसा ही एक मामला जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो क्या है पूरा मामला? क्या हुआ था कोलकाता के RG हॉस्पिटल में उस महिला डॉक्टर के साथ, और आखिर क्यों पीड़ित परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। कलकत्ता डॉक्टर रेप मर्डर केस। CBI और सरकार आमने सामने। कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील। मौत की सजा देने की मांग। पिछले साल 7-8 अगस्त की रात कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। RG हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। घटना को लेकर कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुए। बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थीं। हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने जांच शुरू की थी। 9 अगस्त की घटना के बाद RG हॉस्पिटल के डॉक्टरों और पीड़ित परिवार ने मामले की CBI जांच की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच के आदेश नहीं दिए थे। पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 13 अगस्त को जांच CBI को सौंपी गई। इसके बाद CBI ने नए सिरे से जांच शुरू की। 3 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें 2 को जमानत भी मिली। आरोपी संजय रॉय के अलावा मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन CBI 90 दिन के अंदर घोष के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई, जिस कारण सियालदह कोर्ट में 13 दिसंबर को घोष को इस मामले में जमानत दी गई। इसके अलावा ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी चार्जशीट दायर न करने के कारण जमानत दी गई। इससे पहले CBI ने 25 अगस्त को सेंट्रल फॉरेंसिक टीम की मदद से कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। अधिकारियों ने करीब 3 घंटे उससे सवाल जवाब किए। संजय के अलावा 9 लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। इनमें RG के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, ASI अनूप दत्ता, 4 फेलो डॉक्टर, 1 वॉलंटियर और 2 गार्ड्स शामिल थे। फिर संजय ईयरफोन और DNA टेस्ट से पकड़ में आया। टास्क फोर्स ने जांच शुरू होने से 6 घंटे के भीतर दोषी संजय रॉय को अरेस्ट किया। CCTV के अलावा पुलिस को सेमिनार हॉल से एक टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। ये दोषी के फोन से कनेक्ट हो गया था। संजय की जीन्स और जूतों पर पीड़िता का खून भी पाया गया था। संजय का DNA मौके पर मिले सबूतों से मैच हुआ था। संजय के शरीर पर चोट के जो 5 निशान मिले थे, वे उसे 24 से 48 घंटे के दौरान लगे थे। ये ब्लंट फोर्स इंजरी हो सकती है, जो पीड़ित से अपने बचाव के दौरान हुई होगी। इसी के जरिए पुलिस संजय को पकड़ने में कामयाब रही। वहीं घटना के 164वें दिन सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई।
जो हम लोग पहले दिन से बोल रहा है जे वो आउटसाइड द अर्जिकर एक पर्सन है, एक सिविक वॉलंटियर है, हाउ से एंटर द मेडिकल कॉलेज एंड डू दिस लाइक ऑफ क्राइम। एविडेंस टेम्पर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हासअप हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये सीबीआई प्राइमरी चार्जशीट में मेंशन किया है। तो अगर ये हुआ है तो ये किसके लिए हुआ है? टू सेव संजय राय। हाउ कैन वी बिलीव इन दिस इंसिडेंट? वी कांट बिलीव इट। वी बिलीव स्टिल इन दिस केस so many criminal and so many culprits are roaming around the environment. So please arrest all the culprits and they are, आप लोग उसके विचार का अधीन में लाइए और उस हिसाब से जो सजा होगा वो दीजिए। मतलब लार्जर जो कॉन्स्पिरेसी है, लार्जर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो आपको लाना पड़ेगा। हाँ, लड़ाई जारी रहेगा क्योंकि हम लोग पहले दिन से बोल रहा है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है मोर देन 1%। हालांकि सजा से पीड़ित परिवार के साथ सीबीआई की संतुष्टि नहीं है, जिसके लिए हाईकोर्ट में अपील की गई है। वहीं अपील में सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार आमने सामने आ गई है। सीबीआई का कहना है कि अपील करने का अधिकार सरकार को नहीं है। मामले की जांच सीबीआई ने की है तो अपील भी सीबीआई ही करेगा। पीड़ित परिवार भी आरोपी को फांसी की सजा की मांग कर रहा है। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में अमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख और 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। पर सवाल उठता है कि आखिर लोगों की मानसिकता कब बदलेगी और महिलाएं अपने आप में कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले साल छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जवानों के साथ समय व्यतीत किया था, साथ ही जवानों का हौसला बढ़ाने का भी काम किया था। इतना ही नहीं, जवानों के साथ उन्होंने संकल्प भी लिया था साल 2026 तक नक्सलियों का खात्मा। और फिर शुरू हुए नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन अभियान, जिनमें कई नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। पर बड़ी सफलता सुरक्षा जवानों को गरियाबंद में मिली, जहां नक्सल ऑपरेशन में करोड़ों के इनामी नक्सलियों को ढेर किया गया। क्राइम सीन में देखिए सुरक्षा ऑपरेशन और गरियाबंद। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, करोड़ों के इनामी नक्सली किए ढेर। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जवानों ने बड़े नक्सली ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें करोड़ों के इनामी नक्सली भी ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में 16 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इनमें माओवादियों की केंद्रीय समिति का सदस्य चलपति उर्फ जयराम समेत कुल 3 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली शामिल हैं। लेकिन इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जवानों के बयान भी मायने रखते हैं। तो पहले जवानों के जाबाज हौसलों की जुबानी, क्या कह रहे हैं जवान। अटैक सामने से हुआ था, फिर उसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब दिए। अच्छा, कितना अभी तक बॉडी लाए हैं? कुछ अभी क्या ला रहे हैं? कितना ला रहे हैं? अभी तो 2 ला रहे हैं सर। 2 ला रहे हैं। हाँ। कल 14 लाए थे, अभी 2 और। हाँ, उसमें सर हथियार 47 है और 315 है। अच्छा, आप लोग कितने फोर्सेस थे? फोर्सेस थे सर, अभी हम लोग गए थे 300-400 के आसपास। अभी गए थे, कल गए थे। बाकी फोर्स पहले से 2-3 हजार पहले से थे। कितने हौसले, किस तरह से ग्राउंड था वहाँ पे? जो ग्राउंड तो बहुत मुश्किल था, विकट परिस्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग भी अच्छा काम किए हैं और आगे करते रहेंगे ऐसे। ये तो आप ही बता सकते हैं सर, कितनी बड़ी सफलता है। हम तो ऐसे काम हमेशा करते ही रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कितने फोर्सेस का आप लोग, कितने जन थे? हम जितने भी रहते हैं सर, काफी रहते हैं। किस तरह की स्थिति थी वहाँ पे? स्थिति बहुत डेंजरपूर्ण था, लेकिन हम लोग सामना करते हैं और करते रहेंगे। कौन सा जगह था सर वो? अब जगह तो आप लोग को पता होगा सर, हमारे उच्च अधिकारी बताए होंगे। अच्छा, कितना आप लोग अभी तक मारे? वो तो बताएंगे हमारे उच्च अधिकारी सर। हम अच्छा। ये सब चीज उन्हीं को बताते हैं, ये गुप्त रहता है हमारा। अच्छा, 2 डेड बॉडी और लेके अभी? हाँ, अभी और लेके आ रहे हैं हम लोग। आप लोग जब फील्ड में उतरे हैं तो क्या भावनाएं थी और क्या उसको पूरा कर पाए आप लोग? कर पाए सर,
कब से हम हम लोग- लोग फील्ड पे? हम लोग सर जब से भर्ती हुए हैं, नहीं, अभी कब से थे सर? अभी कब से चल रहा है? ये सर 3-4 दिन से चल रहा था। 3-4 दिन से प्रोग्राम। आप लोग उसी स्पॉट पे डटे हुए थे? जी 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 जी। कितने- प्रोग्राम तो चलता है सर महीनों 2 महीना पहले से, सालों से चलते रहता है। कितने नक्सली थे सर उस समय जब आप पहुंचे वहाँ पे? गिन थोड़ी पाते हैं सर कितने हैं, नहीं, फिर भी एक अंदाजा, वो नहीं बता सकते हैं सर कितने भारी हैं। संख्या में थे ये? भारी संख्या में थे सर। आप लोग किस तरह घेराबंदी करे थे? घेराबंदी किए थे, हमारे ऊपर हमला किए थे, उसके बाद हम लोग जवाबी कार्रवाई किए थे। और किस तरह से? हाँ जी। पहले वो लोग अटैक किए हमारे ऊपर, उसके बाद हम लोग घेराबंदी किए और उनको ढेर कर दिए। सिर्फ आप लोग थे या उड़ीसा के भी कुछ टीम थी? टीम बहुत सारी थी सर, वो हमारे उच्च अधिकारी को पता है कहाँ कहाँ की टीम थी, कौन थी, ये सब हमारा गुप्त रहता है, ये सब हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी क्या रहता है? सफलता देख रहे हैं आप इसे? सफलता तो हम बड़े ही मानते हैं सर। आगे किस तरह देखते हैं इस आप? तरह से और लड़ेंगे सर, और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कराएंगे हम। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा में केंद्र और राज्य के संयुक्त सुरक्षा बलों ने सोमवार से बुधवार तक 72 घंटे तक ऑपरेशन चलाया, जिसमें 16 नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। सुरक्षा बलों ने अभियान के दौरान सोमवार को 2 नक्सलियों के और मंगलवार को 12 नक्सलियों के शव बरामद किए थे। वहीं बुधवार को 2 अन्य नक्सलियों के शव बरामद किए गए। ये जैसे नक्सल आसूचना पर टीम रवाना हुई थी, तो इसमें कई टीमें इन्वॉल्व थी। एसटीएफ की टीम थी, जिला गरियाबंद की टीम थी, कोबरा की, सीआरपीएफ की, और ओडिशा से भी एसओजी की टीम शुरू के दिनों में इन्वॉल्व की गई थी। तो इसमें संयुक्त अभियान किया था और इसमें नक्सलियों का काफी बड़ा डेरा था, 20 से 25 की संख्या में होने की आसूचना थी, जिसमें इन लोग की अपने सुरक्षा बलों की टैक्टिकल मैन्यूवरिंग के कारण ये सफलता मिली है। सर, शुरुआत अभियान कहाँ से किए थे? मतलब कुल्हाड़ी घाट, भालू डिक्की से ही आप लोगों ने शुरुआत की थी? ये सारी मतलब ऑपरेशनल चीजें तो मैं आपसे नहीं साझा कर पाऊंगा, है ना, लेकिन ये अच्छी सफलता है और ये सुरक्षा बलों का मनोबल भी इस सफलता से बड़ा है। सर, कुछ जवान भी इसमें घायल हैं? इसमें 2 जवान को गोली लगी थी। इसमें एसओजी का एक जवान था और कोबरा का एक जवान था। अभी वो लोग सुरक्षित है, रायपुर में उनका इलाज किया जा रहा है। सर, इसमें कोई बड़ा नक्सली कैडर कुछ? अभी सबकी शिनाख्ती की जा रही। जिस तरह के हथियार मिले हैं, ऑटोमेटिक हथियार जनरली माओवादी के सीनियर कैडर के पास ही होता है, तो AK-47 भी आज बरामद हुई है। इससे क्लियर है कि कोई ना कोई ये बड़े कैडर है जिनकी शिनाख्ती जल्द ही की जाएगी। इन पर कितना इनाम है, कितने अपराध है, कितनी घटनाओं में शामिल थे, सारी जानकारी आपसे साझा की जाएगी। सर, ऑपरेशन खत्म हो गया? जी, ऑपरेशन अभी खत्म हो गया। कुल 72 आवर्स से ज्यादा ये ऑपरेशन चला है। 19 तारीख से सुरक्षा बल जंगलों में अपना अभियान कर रहे थे। माओवादी चलपति उर्फ जयराम पर 90 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जयराम पर छत्तीसगढ़ में 40 लाख रुपए तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 25-25 लाख रुपए का इनाम था। मारा गया माओवादी जयराम आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का रहने वाला था। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 65 लाख रुपए के इनामी उड़ीसा राज्य समिति के सदस्य जयराम उर्फ गुड्डू, 65 लाख रुपए के इनामी धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन के प्रमुख सत्यम गावड़े उर्फ सुरेंद्र को भी मार गिराया। गुड्डू छत्तीसगढ़ के सुकमा और सत्यम कांकेर जिले का निवासी था। मुठभेड़ में 18 लाख रुपए के इनामी डिविजनल कमेटी सदस्य आलोक उर्फ मुन्ना, 13 लाख रुपए के इनामी एरिया कमेटी सदस्य शंकर, कलमू देवे, मंजू, रिंकी और 14 लाख रुपए के इनामी कंपनी नंबर 1 का सदस्य मन्नू शामिल है। इस मुठभेड़ में 3-3 लाख रुपए के इनामी सुखराम, चलपति का गार्ड रामे ओयाम और जैनी उर्फ मासे भी मारे गए हैं। जैसे आप जानते हैं कि माओवादी का जो फिलॉसफी है कि लोकतंत्र के खिलाफ है और वो सभी इलेक्शन को बॉयकॉट करने के लिए जनता को मजबूर करते हैं, तो उसी तरह कुछ दस्तावेज जो प्राप्त हुए थे जिसकी अभी और स्टडी की जाएगी, तो इसमें उन्होंने आने वाले विगत पंचायत चुनाव के बारे में भी उल्लेख किया था कि उसको कैसे विफल बनाया जाए, उसमें उनकी रणनीति की बात की थी। तो जैसे हम और इस दस्तावेज को और स्टडी करते हैं तो और जानकारी आपसे साझा की जाएगी और इनकी जो योजना थी उसको भी विफल करने में हम अपनी प्रयास जारी रखेंगे। सर, पिछले दिनों इस क्षेत्र में घटनाएं कम हो रही थी नक्सल विरोधी, लेकिन इस बार एक आप लोग को बड़ी सफलता मिली। क्या लगता है कि इससे उस क्षेत्र के नक्सलियों का क्या रणनीति रहा होगा, अभी क्या मनोबल रहा होगा उनका और आप लोग का किस तरह? जैसे आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी कड़ी में गरियाबंद जिले में यह अभियान हुआ था और कई सुरक्षा बल की टीम इसमें शामिल थी, तो उसी कारण हमको ये अपना एक सफलता मिली है। सर, इन्फॉर्मेशन किस तरह से कब मिला था सर? ये सारी जानकारी तो नहीं बता पाएंगे आपको।
सर आपने जो बताया कि सरकार की नीतियों के हिसाब से जी इसमें ये था कि जो सभी जो नक्सली है आज माओवादी है उनके आत्मसमर्पण की नीति शासन द्वारा बनाई गई छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, जिसमें उनके ऊपर इनाम जो है वो उनको मिलता है, शासन की कई योजनाओं का लाभ उनको मिलता है। तो यही अपील आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि जो माओवादी गलत राह पर चल रहे हैं और जब जानते हैं कि गलत राह पर आ गए हैं तो उसको वो सरेंडर करना चाहे तो पुलिस का कैंप थाना किसी भी कैंप थाना में आकर वो सरेंडर कर सकते हैं। सर अमित शाह की डेडलाइन है 2026 मार्च, क्या किस तरह देखते हैं? लगातार हमारा इसमें प्रयास चल रहा है और नक्सल विरोधी अभियान हम लोग संचालन कर रहे हैं। बता दें पहली बार इतनी बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार है कि किसी मुठभेड़ में माओवादियों का केंद्रीय समिति का सदस्य मारा गया हो। वहीं ये पहली बार है जब बड़े कैडर के नक्सलियों को एक अभियान में मार गिराया गया है। ये नक्सलियों के खात्मा अभियान में बड़ा कदम है। इस मुठभेड़ ने छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर नक्सलियों को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका धमतरी गरियाबंद जैसे जिलों में उनकी गतिविधियों पर असर होगा। ये मुठभेड़ मार्च 2026 तक देश में नक्सली समस्या के खात्मे के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। डेस्क रिपोर्ट DNN। तो आज क्राइम सीन में हमने 4 ऐसी घटनाएं बताई जो लोगों को डरा गईं तो कई लोगों को रुला गईं। लेकिन ऐसी घटनाओं को दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं, सावधान करना है, जिससे कि आप भी ऐसे शातिर अपराधों से सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल क्राइम सीन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।